हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉफिक जीन, एपिस्टैटिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये तीन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील खूब अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उस पर बहुत से क्वेश्चन लगा लिए। बेटा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स के 12th का आपका 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। और उस 5th चैप्टर की आज हमारे 5th वीडियो या 5th क्लास है। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बेसिक टर्म्स जो होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एलील क्या है, फैक्टर क्या है, सबसे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने उसी चीज को डिस्कस किया। लिहाजा मैं किसी भी स्टूडेंट जो उससे रिक्वेस्ट करता हूं जो आज हमारी पहली वीडियो देख रहा है इस चैप्टर की, वो सबसे पहले बेटा पहली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है हमारी इस चैप्टर की, वो लेक्चर फर्स्ट जो है वो उसे देख ले और उसके नोट्स बना ले, उसे पढ़ ले, उसके बाद ही उसे आगे की जेनेटिक्स समझ में आएगी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडलिज्म पढ़ा है जिसमें हमने बेसिक जो उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसे हमने, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमने समझने की कोशिश की। थर्ड वीडियो में बेटा हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और टेस्ट क्रॉस पढ़ा और उस पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन भी हमने काफी सॉल्व किए। फिर फोर्थ वीडियो में हमने, अभी मैं आपको बताया हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ा। और आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉफी, एपिस्टैटिक और लास्ट है बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम लोग प्लियोट्रॉफी पढ़ते हैं। हम लोग याद करिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। उस जीन इंटरेक्शन में तीन इंटरेक्शन मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, मतलब इनकम्प्लीट, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील। आज बेटा हम अपना इस वीडियो का पहला और जीन इंटरेक्शन का चौथा इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। इसे हम लोग प्लियोट्रॉफी कहते हैं, या वो जीन जो प्लियोट्रॉफिक फिनोमेना शो करते हैं उसे हम लोग प्लियोट्रॉफिक जीन कहते हैं। प्लियोट्रॉफिक जीन क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, बहुत से जीन ऐसे होते हैं आमतौर पर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए एक जीन है 1, वो मेरी स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, और जीन 2 जो है मेरी आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो हर एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये नॉर्मल केस है। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा भी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और उन जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉफिक जीन्स कहते हैं, ठीक है बेटा। उन जीन्स को हम लोग प्लियोट्रॉफिक जीन्स कहते हैं। जैसे देखिए, प्लियोट्रॉफिक जीन्स क्या होता है? जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उसे हम लोग प्लियोट्रॉफिक जीन्स कहते हैं। जैसे 3 एग्जांपल बता रहा हूं। पहला एग्जांपल क्या है? जीन विच कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च इन पी प्लांट ऑल्सो कंट्रोल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। क्या कह रहा है कि जो एक जीन जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है? स्टार्च सिंथेसिस को। और वही जीन किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, जो ग्रेन है उसकी कितनी साइज होनी चाहिए, यानी वो 2 चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, तीसरी एक और चीज बताऊंगा। फिलहाल अभी 2 चीज क्या है? एक तो स्टार्च की सिंथेसिस, और दूसरा क्या है? जो ग्रेन है, जो दाना है ना, उसकी साइज कितनी बड़ी होगी। इन 2 चीजों को वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है? सिकल सेल एनीमिया है और फिनाइल कीटोन्यूरिया है। ये दोनों बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। उसके अलावा जब हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जब पढ़ेंगे, तो वहां पर बेटा हम लोग इसे डिटेल में इन दोनों डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर सिर्फ मैं आपको ये बताता रहा हूं कि ये दोनों जो डिजीज है, ह्यूमन डिजीज है, ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉफिक के। लेकिन एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे होती है, क्या म्यूटेशन होता है, ये सारी बातें हम लोग आगे जब इसका टॉपिक आएगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे।
हम लोग इस जो पहला एग्जाम्पल है ना हमारा, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और उससे बेटा बहुत कुछ हमें मिलेगा। हमें यह समझ में आएगा कि डोमिनेंसी होती कैसे है ना, क्या सही में एक जीन जो है वो एक डोमिनेंसी शो करता है, उसे हम लोग समझेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या बताया, स्टार्च सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन, है ना। एक जीन होता है जो स्टार्च की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, एंड दिस जीन हैव टू एलिल, इसके दो एलिल होते हैं, क्या क्या, बी एंड बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। बात समझ में? मैंने आपसे क्या कहा कि स्टार्च की सिंथेसिस कैसी होगी, स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है एक जीन कंट्रोल करता है, और वो जो जीन है बेटा उसके दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब देखो तुम लोग देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कहूं कि ये कैपिटल बी है, अब जाहिर सी बात है कैपिटल बी है, यानी दोनों डोमिनेट कर रहा है, क्या होगा, इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ स्टार्च होगी, स्टार्च की सिंथेसिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी और बहुत नॉर्मल सी चीज है ना, क्योंकि कैपिटल बी यहां पे डोमिनेट करेगा। जाहिर सी बात है जब सिंथेसिस स्टार्च की ज्यादा होगी तो जो दाने का ग्रेन का साइज क्या होगा, बड़ी साइज का होगा, ठीक है, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, और सीड का शेप कैसा होगा, राउंड शेप हो जाएगा। बात समझ में, राउंड शेप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए स्मॉल बी है, यानी होमोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो गई, ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी, तो जाहिर सी बात है जब बी और स्मॉल बी होगा तो नो इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन, जो दाने की साइज छोटी रह जाएगी, और सीड का शेप कैसा हो जाएगा, व्रिंकल शेप, है ना। यहां पर बेटा सीड का शेप कैसा हो जाएगा, व्रिंकल शेप। थर्ड क्या है, मान लो अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो देखो यहां पर लेस इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन है, लेकिन क्या है, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच की कंडीशन होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करेगा जी। देखो जब ये कैपिटल बी था तो इफेक्टिव ज्यादा सिंथेसिस हो रही थी, स्मॉल बी नो कुछ भी नहीं हो रही थी, लेकिन इस कैपिटल बी स्मॉल बी तो मीडियम साइज सिंथेसिस हो रही थी, मीडियम साइज स्टार्च सिंथेसिस हो रही थी। आप यहां पे ये नहीं कह सकते हैं कि कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी पे डोमिनेट कर गया, क्योंकि अगर ये डोमिनेट कर जाता तो यहां पे सिंथेसिस कैसी होती, वहां पर भी क्या होती, इफेक्टिव सिंथेसिस होती, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुई, मीडियम साइज सिंथेसिस हुई, लेस इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन। जाहिर सी बात है स्टार्च ग्रेन की जब सिंथेसिस कम हुई है तो कहते जो स्टार्च ग्रेन का जो साइज होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, ना बहुत बड़ा होगा और ना बहुत छोटा होगा, इनके बीच की साइज होगी। लेकिन जो सीड का शेप कैसा हुआ, वो राउंड हो गया। अब यहां पर एक बहुत, यहीं से डोमिनेंसी का कॉन्सेप्ट पता चलेगा हमें। अब आप यहां देखिए, एक जीन है, वो जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, क्या, एक तो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। अब सिंथेसिस ऑफ स्टार्च जैसी होगी, जाहिर सी बात है ग्रेन का साइज भी वैसा ही होगा, है ना, लेकिन राउंड सीड का शेप ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो राउंड सीड है, व्रिंकल सीड है, तो इसे राउंड नहीं होना चाहिए था, बल्कि राउंड और व्रिंकल के बीच की कोई कंडीशन होनी चाहिए थी, इंटरमीडिएट कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा देखते हैं हम, अब देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, है ना, एलिल बी एंड बी शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कह रहा है कि अगर मान ले जो साइज है, जो सीड का साइज ही अगर हम मान लेते हैं, है ना, ये देखो अगर हम स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वही हम क्या मान लेते हैं, वही हम फिनोटाइप मान लेते हैं, कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, तो क्या होगा, हम ये मानेंगे कि जो जीन है वो क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। बात सही है, देखो देख लो बेटा, इंटरमीडिएट हो रहा है, यहां पर बहुत ज्यादा बड़ी साइज का हो रहा है, यहां बहुत छोटी, और ये इन दोनों के बीच का, इसका मतलब इंटरमीडिएट साइज है, इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ शेप ऑफ सीड इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, है ना, फिनोटाइप, एलिल विल शो कंप्लीट डोमिनेंस, ये देखो
कह रहा है कि अगर मैं शेप की बात करूं, यानी इसकी बात करूं, इसकी, जिसको मैं टिक कर रहा हूं, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इस बेसिस पे बात करूं, तो जीन क्या है? जीन तब क्या शो कर रहा है? जीन तब डोमिनेंस कैरेक्टर शो कर रहा है। यानी देखिए आप, जाहिर सी बात है डोमिनेंस है ना भाई, देखो यहां पे राउंड है, कैपिटल बी कैपिटल क्यू से, यहां व्रिंकल है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी राउंड है, इसका मतलब ये डोमिनेट कर गया। अब ये देखो तुम जीन देखो, जीन है एक ही, कौन सा जीन है? कैपिटल बी ए स्मॉल बी, एक ही जीन है ना, लेकिन वो अलग अलग कैरेक्टर पे अलग अलग तरह का डोमिनेंसी शो कर रहा है। यानी जब हम इसके साइज की बात कर रहे हैं, है ना, साइज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन जब हम इसके शेप की बात कर रहे हैं, सीड के शेप ऑफ सीड की बात कर रहे हैं, तब वो क्या कर रहा है बेटा? डोमिनेंस कर रहा है ना। यानी एक ही जीन है और वो दो तरह की डोमिनेंसी अलग अलग कैरेक्टर्स पे शो कर रहा है। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि जो डोमिनेंसी है वो जीन की इनहेरिट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी जीन की ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी नहीं होती है। अभी तक देखिए हम समझाने के लिए यही बोलते रहे हैं कि ये जीन डोमिनेट कर गया, है ना, लेकिन अब यहां से हमें समझ में आ रहा है, यहां से ये बात समझ में आ रहा है कि जीन जो है, क्योंकि देखो एक ही जीन है, जीन जो डोमिनेंसी होती है वो जीन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो उसकी ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है। देखो ये देखो बेटा, सो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और प्रोडक्ट, इट डिपेंड ऑन। यानी ये बात साफ कह दी कि ऐसा नहीं है कि जो डोमिनेंसी होती है वो जीन की इनहेरिट प्रॉपर्टी है या उसकी ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी है, बल्कि वो किसी और चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे? द प्रोडक्ट, किस पे? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट इट सिंथेसाइजेस एंड इट्स इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट ऑफ अदर एलिल। यानी कहने का मतलब यह है कि ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ठीक है, इसने प्रोडक्ट बनाया कैपिटल पी, इसने भी प्रोडक्ट बनाया, जाहिर सी बात है जीन है तो आरएनए बनाएगा, आरएनए है तो प्रोटीन बनाएगा, प्रोडक्ट तो बनाएगा। तो अब ये जो इस एलिल ने एक प्रोडक्ट बनाया, इसने एक प्रोडक्ट बनाया, अब ये आपस में इंटरैक्ट करेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी पे इंटरैक्ट करेगा। भाई ये प्रोडक्ट इसका है, ये प्रोडक्ट इसका है, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे ना। अब इंटरैक्ट करने के बाद क्या होगा? किसी ना किसी तरह का फिनोटाइप आएगा, है ना, किसी ना किसी तरह का फिजिकल अपीयरेंस होगा, एंड द फिनोटाइप वी चूज टू एग्जामिन इफ द जीन इज प्लियोट्रॉपिक। बात समझ में आई? ये एक एलिल है, ये एक हेलिक है, इसने अपना प्रोडक्ट बनाया, इसने अपना प्रोडक्ट बनाया। अब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जब इंटरैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई फिनोटाइप आएगा, और हमें किस तरह का फिनोटाइप एग्जामिन करना है ये भी असल में डोमिनेंसी पे डिपेंड होता है। बात समझ में आई बेटा? बहुत क्लियर कर लीजिए इसे, कि हम ये समझते हैं कि जीन की इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है डोमिनेंसी, नहीं, बल्कि वो जो प्रोडक्ट बनाता है और वो जो प्रोडक्ट दूसरे एलिल के प्रोडक्ट से इंटरैक्ट करता है और जो फिनोटाइप बनता है, वो बहुत सी चीजें होती हैं जो उसकी डोमिनेंसी को डिसाइड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो बात मैंने आप लोगों को अभी समझाई है ना, ये जो पूरी बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये वाली इस पेज की और इसके बाद वाली, ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि असल में हुआ कैसे। जैसे यहां पर देखो, ये राउंड शेड सीड आया कैसे, और यहां पर व्रिंकल सीड कैसे आया, और यहां पर कैसे राउंड आ गया, ये मैं भी आपको बताऊंगा कि बेटा यहां पर व्रिंकल कैसे आया। असल में होता क्या है कि ये जो जीन है ना, ये कैपिटल, ये जो जीन है कैपिटल बी, ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे हम लोग स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। यानी एक तरह से समझ लो कि ये जो जीन होता है ना, ये जो जीन है, ये एक एंजाइम बनाता है जो क्या करता है, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट होने के लिए इसी जीन की हमें जरूरत पड़ती है, जिसे बी जीन कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस जीन कोड फॉर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम पी प्लांट विद स्मॉल बी जीनोटाइप। जाहिर सी बात है, स्मॉल बी जीनोटाइप है,
इसका मतलब क्या होगा कि ये एंजाइम नहीं बनाएगा। विद स्मॉल बी जीनोटाइप हैव मोर प्रोपोर्शन ऑफ शुगर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम। बात सही है भाई, स्मॉल बी के पास तो शुगर होगी और ज्यादा अमाउंट होगी। मैं इसे ऐसे दिखा दे रहा हूं, मोर अमाउंट ऑफ शुगर होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एंजाइम है ही नहीं जो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब लेकिन विद द रिजल्ट दी सीड डू नॉट लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि शुगर है, शुगर होगी और आपको पता है कि शुगर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती है, इसलिए वाटर जो है वो इसी सीड में रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, लेकिन बट इन सीड हैविंग ये एंड ये, यानी ये कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप में होगा क्या कि बेटा शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बोलो, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जीन प्रेजेंट है जो कि एंजाइम बनाएगा जो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। लॉट ऑफ शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, इससे क्या होगा? विद द रिजल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पास आउट, उसी वक्त पास हो जाएगा। एट मेच्योरिटी के वक्त क्या होगा? ये जो कैपिटल बी एट मेच्योरिटी स्मॉल बी यानी ये वाला जो जीन होगा जिसके पास शुगर की कंटेंट ज्यादा था, जिसके पास वाटर का कंटेंट ज्यादा, जब वो मेच्योर होगा ना तो वाटर रिलीज कर देगा। बात समझ में? भाई व्रिंकल का क्या मतलब होता है? भाई राउंड का मतलब एग्जैक्टली ये होता है, एकदम राउंड, है ना। व्रिंकल का क्या मतलब होता है? दबा हुआ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये व्रिंकल होता है। तो अब जाहिर सी बात है जब मेच्योरिटी के टाइम में वो वाटर रिलीज करेगा, है ना, वाटर रिलीज करेगा, तो वाटर रिलीज करने की वजह से क्या होगा? वो इस तरीके से दब जाएगा। हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर पास आउट एट मेच्योरिटी स्मॉल बी सीड्स लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड बिकम व्रिंकल्ड। बात समझ आ गया? एंड बिकम व्रिंकल, क्योंकि जो ये वाले जो जीन थे कैपिटल बी स्मॉल बी, इन्होंने पहले ही वाटर लूज कर दिया था, इसीलिए मेच्योरिटी के टाइम में इनका जो शेप है वो शेप मेंटेन रहा, शेप डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि पानी जो भी निकलना था वो पहले ही निकल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ? क्योंकि इसमें शुगर थी और आपको पता है कि स्टार्च जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे, अगर मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूं तो स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन आप हाई टेम्परेचर पे जब जाएंगे बेटा तब वहां पर स्टार्च जो होता है वो हाई वाटर पे, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्लियोट्रॉफिक जीन, जो हमारा पहला टॉपिक था आज का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एपिस्टैटिक जीन। बेटा मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी जीन इंटरेक्शन में, मैंने देखिए आप लोगों से जीन इंटरेक्शन में ये बात कही थी कि जीन इंटरेक्शन दो तरह का होता है, एक एलिलिक होता है या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एक एलिलिक होता है या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन होता है बेटा, और एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। उसमें मैंने आप लोग बताया था कि एक एलिल दूसरे कहते हैं विद इन अ एलिल जो होता है, विद इन अ जीन जो होता है एक दूसरे पे इंटरेक्ट करता है। उसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिल्स, और अभी जो मैंने आपको बताया प्लियोट्रॉफी और लिथल जीन। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, वो क्या है? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। एक जो जीन है वो दूसरे जीन को इंटरेक्ट करता है, इफेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और वो जो दोनों जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा सकते हैं और दूसरे क्रोमोसोम्स पर भी पाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो ये होता है, ये हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन में आते हैं। अब उसमें हम लोग दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे आज, एक एपिस्टासिस और एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टासिस क्या होता है? सॉरी, epistasis is a circumstances where a expression of one gene is affected by the expression of one or more independent inherit gene। यानी जैसे मान लो, ये देखो, ये कैपिटल टी, ये जो टी है ये क्या बता रहा है? ये हाइट, टॉलनेस, है ना, और ये आर क्या है? रेड कलर ऑफ फ्लावर, और ये स्मॉल आर क्या है बेटा? ग्रीन कलर। ठीक है,
देखो एपिस्टासिस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक जीन जो है, एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट करता है। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर ये बेटा ये एक अलग इंडिपेंडेंट जीन है, आप लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा रखा है। ये एक इंडिपेंडेंट जीन है और ये इंडिपेंडेंट जीन है। अच्छा, इनका सेग्रीगेशन भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये दोनों जीन एक दूसरे को इफेक्ट कैसे करते हैं? देखो ये जो हाइट वाला है ना, अगर बेटा इनमें ये जो जीन है, इनमें से अगर कोई भी डोमिनेट करेगा, इन दोनों में से अगर कोई भी, इन दोनों एलील में से अगर कोई भी एक डोमिनेट करेगा, तो वो क्या होगा? दूसरे वाले को रिसेसिव कर देगा। बात समझ में आई? दूसरे वाले को रिसेसिव कर देगा, यानी कैरेक्टर यहां पर कैसा आ जाएगा? टॉल आ जाएगा। अगर यहां पर, जब यहां पर रिसेसिव कंडीशन होगी स्मॉल टी, तब जाके क्या होगा बेटा? इसका कलर आएगा क्या? रेड आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एक जो जीन है वो दूसरे जीन को इफेक्ट कर रहा है ना, दूसरे जीन को इफेक्ट कर रहा है। वो जीन जो दूसरे जीन को दबा रहा है, वो जीन जो दूसरे जीन के कैरेक्टर्स को दबा रहा है, उसे बेटा हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहते हैं, उसे हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। देखो, जीन विच इनहेबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक, अच्छा वो नॉन एलिलिक होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता उससे, लेकिन फिर भी वो उसे इनहिबिट करता है या इफेक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, तो उस तरह के जीन को हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहेंगे। और जो जीन दब रहा है, जो जीन रिसेसिव कंडीशन में जा रहा है, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच इज सप्रेस्ड बाय एपिस्टैटिक जीन, इसे हम लोग बेटा हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। समझ में आ गया? यानी फिर से देख लो, ये है, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखो ये दोनों कैपिटल आर है ना, उसके बाद भी क्या है, तो वो क्या होगा बेटा? ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर है, क्योंकि यहां पे ये वाला जो है ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा, तो इसकी वजह से ये जो जीन होगा ये कैसा, इसे हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहेंगे और इसे हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। बोलो बेटा, इसे हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं समझ में आ रही? ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, अब इस कंडीशन में ये क्या होगा? ये जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल हो जाएगा, है ना, ये टॉल हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो एपिस्टासिस होती है ये दो तरह की होती है, एक डोमिनेंट होती है और एक डोमिनेंट एपिस्टासिस होती है बेटा, और एक आपकी कैसी होती है? एक आपकी रिसेसिव होती है। तो डोमिनेंट एपिस्टासिस का रेशियो क्या होता है? रेशियो याद रखिएगा, रेशियो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, 12:3:1 डायरेक्ट रेशियो पूछा जाता है। और डोमिनेंट एपिस्टासिस का एग्जांपल जो है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, बेटा नीट में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा था डायरेक्ट एग्जांपल, ये पूछा था कि फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, जिसे हम लोग कुकरबिटा पेपो भी कहते हैं, ये किसका एग्जांपल है? डोमिनेंट एपिस्टासिस का है या रिसेसिव एपिस्टासिस का है? तो ये बेटा डोमिनेंट एपिस्टासिस का। डोमिनेंट एपिस्टासिस का मतलब ये होता है कि जो एपिस्टैटिक जीन है, जो एपिस्टैटिक जीन है, अगर उसमें एक भी डोमिनेंट होगा तो कैरेक्टर उसी का आएगा। समझ में आया? कैरेक्टर उसी का आएगा, उसे हम लोग एपिस्टैटिक। जैसे देखो ये मैंने दिखाया है, ये क्या है? ये डोमिनेंट एपिस्टासिस है। अगर एक भी यहां डोमिनेट करेगा, यहां पर क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये कैपिटल आर रहे, कैपिटल आर स्मॉल आर रहे, स्मॉल आर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये जो एपिस्टैटिक जीन है इसमें अगर एक भी डोमिनेट रहेगा तो कैरेक्टर कैसा आएगा? डोमिनेटिंग कैरेक्टर आएगा। ठीक है, देखो जैसे यहां पर देखिए बेटा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, ये व्हाइट है, और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई ये ग्रीन है। ये जब दोनों इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो ये आएगा, ये आया। देखो जब ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे तो ये कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, क्या है?
ये जीन जो है ये इस पे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि बेटा यहां पर क्या है, ये कैसे हैं, ये एपिस्टैटिक जीन है, इसे क्लियर रखिएगा, ये बेटा एपिस्टैटिक जीन है और ये आपके हाइपोस्टैटिक जीन है, ये आपके हाइपोस्टैटिक जीन है। अब ये देखो एपिस्टैटिक जीन है, यहां पर ये डोमिनेटिंग है ना कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि देखो कैपिटल डब्ल्यू क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट को, कैपिटल वाई जो है येलो को और स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर बेटा कैपिटल डब्ल्यू है, इसीलिए कैरेक्टर किसका आएगा, डब्ल्यू का आएगा, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है जो आपके सामने ये दिख रहा है ये कैसा होगा, ये व्हाइट होगा। बात समझ में आ गई, ये कैसा होगा बेटा, ये व्हाइट होगा। अच्छा ये देखो तुम, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये कैसा है, ये है कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। देखो ये दोनों डोमिनेटिंग है, कैपिटल है ना, लेकिन उसके बाद भी कैरेक्टर कैसा आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये इस पे डोमिनेट कर रहा है, इसलिए बेटा यहां पर व्हाइट आ रहा है। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर एपिस्टैटिक जीन में एक भी डोमिनेटिंग रहा तो एपिस्टैटिक का कैरेक्टर ही डेवलप होगा। देखो ये एपिस्टैटिक है, ये हाइपोस्टैटिक है, यहां पर देखो दोनों हैं तब व्हाइट आ रहा है, यहां पर एक भी है तब भी व्हाइट आ जा रहा है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर बेटा कैसा है, ये स्मॉल है और यहां पर ये भी स्मॉल है ना, तब क्या हो रहा है, तब कैरेक्टर किसका आ रहा है, तब बेटा ये ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो गई, ये कंडीशन है स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो बेटा, क्योंकि अब तो ये रेसेसिव है, ये दोनों रेसेसिव है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये वाला इस पे डोमिनेट कर जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, इसका मतलब अब ये कैरेक्टर कैसा आ जाएगा, येलो आ जाएगा। बस समझ में आ गई बेटा, ये येलो आ जाएगा। मान लीजिए अगर ये कंडीशन और देखते हैं हम लोग, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई हो, तब क्या होगा, जाहिर सी बात है तब भी क्या हो जाएगा बेटा, तब भी येलो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यानी जो एपिस्टैटिक जीन है वो ही डोमिनेट करेगा, और अगर एपिस्टैटिक्स का, क्योंकि हम लोग डोमिनेंट एपिस्टैटिक पढ़ रहे हैं, अगर एक भी डोमिनेटिंग जीन रहा, एक भी कैपिटल वाला रहा, तो वो दूसरे वाले को इनहिबिट कर देगा। बात समझ में, दूसरे वाले नॉन एलेलिक जीन को, है ना, दूसरे वाले जीन को इनहिबिट कर देगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने क्या किया, इस व्हाइट को इस ग्रीन को आपस में इंटरेक्ट कराया, तो ये F1 आ गया। अब हमने उसकी सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग मतलब ये देखो, सेल्फिंग मतलब हमने ये करवा दिया, कैपिटल डब्ल्यू, ये हमें F1 में मिला था, ये भी बेटा व्हाइट है और ये भी व्हाइट है ना। और इसका गैमीट कैसे बनाते हैं, ये तो पेरेंट्स है ना, गैमीट कैसे बनाते हैं सिखाया था मैंने आप लोगों को। आप लोग देखिए बेटा, सेकेंड वीडियो में भी सिखाया था, थर्ड वीडियो में भी कैसे सिखाया था। इसमें कौन कौन सा गैमीट बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, ये यहां मिलेगा। इसी तरीके से गैमीट यहां मिलेगा। ठीक है, अब उन दोनों की बेटा जब सेल्फिंग होगी तो हमें F2 मिलेगा, और F2 का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 12:3:1। 12 का 12 कैसे होंगे, व्हाइट, 3 कैसा होगा, येलो, और 1 कैसा होगा, ग्रीन। देखिए मैंने इसको यहीं पे समझाया। ये बेटा आपने जब इसका गैमीट निकाल लिया, ये गैमीट आ गया, है ना, और इसी तरीके से इसका गैमीट आप निकाल लीजिएगा। एक गैमीट यहां रख दीजिए, एक गैमीट यहां रख दीजिए। याद करिए, मैंने सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो में आप लोगों को प्यूनेट स्क्वायर समझाया था, और किस तरीके से किया जाता है मैंने आप लोगों को बताया था F2 में, अगर दो तरह के डाई हाइब्रिड क्रॉस हो। अब देखो बेटा, यहां पर क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल से डेविएट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग डेविएशन में पढ़ रहे हैं, मेंडल के लॉ से डेविएशन पढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है डेविएशन हो रहा है। मेंडल में क्या हो रहा था, मेंडल में फिनोटिपिक रेशियो में कैसा कैरेक्टर आ रहा था, 9:3:3:1 आ रहा था, 4 तरह के फिनोटाइप आ रहे थे। लेकिन अगर आप यहां पर देखिए, यानी एपिस्टासिस में,
तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है बेटा 12:3:1, यानी हमें 3 तरह का ही फिनोटाइप मिल रहा है। ये सारी चीजें आप देखते चलिएगा कि हम मेंडल से कहां कहां डेविएट कर रहे हैं। समझ में आएगा बेटा, मेंडल से हम कैसे कैसे डेविएट कर रहे हैं, किस किस पॉइंट पे हम लोग डेविएट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जब इससे इंटरेक्ट करेगा W कैपिटल कैपिटल वाई, ये कैसा हो जाएगा, ये व्हाइट होगा। बोलो भाई, व्हाइट होगा ना, क्योंकि बेटा याद आ रहा है ना, यही वाली कंडीशन तो है। देखो कहां गया, हाँ ये वाली कंडीशन है। तो इसमें कैपिटल W जो है वो इस पे डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए कैरेक्टर W का आएगा। सॉरी, ये W हो गया, कैपिटल W, अरे ये सॉरी ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट हो गया है ना, ये व्हाइट है, W से मैं व्हाइट लिख रहा हूं, ये बेटा व्हाइट है। इसी तरीके से देखो ये भी व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि एक तो डोमिनेट कर रहा है, ये भी व्हाइट हो जाएगा, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। बेटा ये भी व्हाइट हो जाएगा, ये भी व्हाइट हो जाएगा। अब ये बताओ ये कैसा होगा, ये दोनों स्मॉल है ना, यानी ये कंडीशन बन रही है स्मॉल स्मॉल कैपिटल वाई, तो होगा क्या, बोलो बेटा, तो ये हो जाएगा येलो। देखो मैंने बताया तुम्हें, ये देखो येलो, यही वाली कंडीशन है, सॉरी ये वाली कंडीशन है ना, येलो हो जाएगा। ये भी येलो हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई पे डोमिनेट कर जाएगा। कैपिटल वाई ग्रीन, सॉरी येलो, स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां क्या होगा, यहां पर भी व्हाइट हो जाएगा, यहां पर भी व्हाइट हो जाएगा, यहां क्या होगा, ये येलो होगा, और ये पूरा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है, प्योर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो तो कितना व्हाइट हो गया, मैंने आपसे कहा है अभी फिनोटाइपिक रेशियो में 12 व्हाइट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्हाइट हो गए। ठीक है, येलो कितना है, 1 2 3 येलो हो गया और 1 ग्रीन हो गया। समझ में आया बेटा? आप लोगों को डोमिनेंट एपिस्टेसिस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा है रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यानी इसका कैरेक्टर तब आएगा रिसेसिव एपिस्टेसिस में कि जब वो होमोजाइगस रेसेसिव में होगा, तब उसका कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, एपिस्टेसिस जीन suppress the expression of non-allelic gene only when it is in homozygous recessive state। जैसे एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। जैसे मान लो, अब जैसे यहां देखो रेशियो क्या आ रहा है, 9:3:4। बेटा रेसेसिव एपिस्टेसिस को बहुत से लोग या बहुत से किताबों में आप लोग सप्लीमेंट्री जीन भी पाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग इसे सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं। तो इसमें 9 क्या है, 9 ग्रे कलर का होगा, अगैउटिक जिसे कहते हैं। 3 कैसा होगा, अल्बाइनो होगा, और 4 कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, 4 कैसा होगा बेटा, ब्लैक होगा, 4 ब्लैक होगा। तो अब रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, देखो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है, ये WW है ना, और मान लो ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है। ये एपिस्टैटिक जीन होगा और ये आपका हाइपोस्टैटिक जीन होगा। जब ये प्योर रिसेसिव होगा, तब इसका कैरेक्टर क्या होगा, जब ये रिसेसिव होगा तब इसका कैरेक्टर डेवलप होगा। जैसे यहां पर ये अल्बाइनो कंडीशन है। अल्बाइनो कब आएगी, अल्बाइनो कलर बेटा तब आएगा जब ये जो एपिस्टैटिक जीन है वो कैसा होगा, प्योर रिसेसिव होगा, होमोजाइगस रेसेसिव होगा। बात समझ में आ गई, प्योर होमोजाइगस रेसेसिव होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, जिसे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वांटिटेटिव है ना, या पॉलीजेनिक या पॉलीजीन या क्वांटिटेटिव, यानी इसमें जीन्स क्या होंगे, एडअप होंगे, यानी यहां पर हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन दिखेगा। अभी तक हमें मेंडल लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर बेटा हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन नहीं दिख रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि
कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों से क्या हो रहा था, ग्रीन कलर आ रहा था। मान लो कैपिटल वाई जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हो गया। ये तो मेंडल का लॉ कह रहा था। लेकिन जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में आते हैं, देखो नाम समझो क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव नहीं है। जो मेंडल का लॉ था वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है, यानी इसमें क्वांटिटी मायने रखेगी। क्वांटिटी मतलब नंबर्स मायने रखेंगे। जाहिर सी बात है, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम ये बात पढ़ेंगे कि हर एक जीन का अपना एक असर होता है। अब जैसे मेंडल के लिहाज से ये दोनों कैसे हो गए, ग्रीन हो गए। लेकिन अगर इस सेंस में हम पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये वाई जो है ये भी अपना जीन रिलीज करेगा और ये भी अपना जीन रिलीज करेगा। इसलिए जब कैपिटल वाई जो होगा वो ज्यादा डार्क ग्रीन होगा इन कंपैरिजन टू इसके, क्योंकि यहां पर क्या है, हर एक जीन अपना असर रखता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये तो ग्रीन बनाएगा लेकिन ये येलो हो जाएगा, तो कलर कैसा हो जाएगा, वो लाइट ग्रीन टाइप का हो जाएगा। अगर मेंडल के लिहाज से देखें तो दोनों क्या होंगे, दोनों ग्रीन होंगे। लेकिन अगर इनके लिहाज से देखें तो ये क्या कहते हैं कि जीन जो होता है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करता है। जीन जो होते हैं वो एड अप होते हैं। जो फिनोटाइप, जो कैरेक्टर हमें दिखता है वो असल में क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन होता है। और ये देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी देखते हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इसके फर्स्ट स्टडी किया था कॉलर्यूटर ने टोबैको में। इसमें होता क्या है, कैरेक्टर हुज एक्सप्रेशन इज ब्रॉट आउट बाय नंबर ऑफ जीन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर हम जीन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को इसको देखेंगे। जीन के कैरेक्टर्स एड अप होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन होगा वो उतना ज्यादा उसका कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूं यहां पर ट्रिपल वाई है, तो जाहिर सी बात है ये भी ग्रीन कलर दे रहा है, ये भी ग्रीन कलर दे रहा है और ये भी ग्रीन कलर दे रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहां पर क्या है, यही एक ग्रीन कर रहा है, ये भी ग्रीन कर रहा है और ये लेकिन येलो दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा ग्रीन कलर होगा, ये कम ग्रीन कलर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी डोमिनेंट जीन है वो सारे जीन, जो कैरेक्टर आएगा वो डोमिनेंट जीन का एडअप होके आएगा, ठीक है, डोमिनेंट जीन का को एडअप करके आएगा, जिसकी वजह से ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। वही बात मैंने आपसे कही कि ये जो जब ये जो कैरेक्टर आएगा हमें, जैसे यहां पर क्या आ रहा है, हमें डार्क ग्रीन आ रहा है। डार्क ग्रीन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो इसके जीन्स हैं वो सारे क्या हुए, एडअप हो गए, जिसकी वजह से हमें डार्क ग्रीन मिला। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, हमें ज्यादा ग्रीन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक येलो भी आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, जीन्स के नंबर ऐड होते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F1 फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज इक्वल टू 2n+1। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जी। यानी कितने तरह के हमें फिनोटाइप मिलेंगे, कितनी तरह के फिनोटाइप मिलेंगे बेटा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीन पे। वो 2n+1 के बेसिस पे, ये फॉर्मूला है 2n+1, इसके बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि कितने तरह के हमें फिनोटाइप मिलेंगे F2 में। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल है कि इफ ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 पॉलीजीन, है ना, जैसे अभी हम आपको बताएंगे कार्नल कलर है वीट के केस में। इफ ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 पॉलीजीन F2 हैव फिनोटाइप इन द रेशियो ऑफ ये। देखो बात सही है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये कोई कैरेक्टर को शो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर तुम्हें पता करना हो कि इससे कितने फिनोटाइप बनेंगे, तो कितने जीन है, एक जीन, 2 जीन है, यानी 2n+1 यानी 2 × 2+1 यानी 5। आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जब F2 बनेगा तो उसमें 5 तरह के फिनोटाइप्स हमें ऑफस्प्रिंग में मिल सकेंगे।
ठीक है, 5 तरह के फिनोटाइप्स हमें मिल सकेंगे। अगर मान लो 3 जीन है, 3 पॉलीजीन्स हैं, तब वहां पर क्या होगा, फिर वही चीज 2n+1 यानी 2 इंटू 3 + 1 यानी 7 तरह के हमें मिलेंगे। ये तो 7 तरह का हो गया। अब ये रेशियो दिया है बेटा 1:4:6:4:1, ये रेशियो में हमें फिनोटाइप मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन की स्किन कलर की बात करें, ह्यूमन की इंटेलिजेंस, या कि जहां पर 3 पेयर जीन्स होते हैं, उसका फिनोटाइप क्या, उसका F1 F2 रेशियो क्या होगा, 1:6:15:20:20:15:6:1। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जीन में फर्क क्या होता है। क्वांटिटेटिव जीन जिसे हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना, मेंडेलियन लॉ कहते हैं, और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस जिसे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, यानी मेंडल में हम लोगों ने पढ़ा था, हमें कंट्रास्ट कैरेक्टर्स मिलेंगे। कंट्रास्ट कैरेक्टर्स मतलब या टॉल और डॉर्फ मिलेंगे, या येलो ग्रीन मिलेंगे, या राउंड और व्रिंकल मिलेंगे, एकदम कंट्रास्ट होता है। या मान लो अगर मैं कहूं कि 6 फीट के और 5 फीट के क्रॉसिंग हुई, है ना, तो हमें कुछ ऑर्गेनिज्म 6 फीट के मिलेंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म 5 फीट के मिलेंगे। ये तो मेंडल के केस में होता है। लेकिन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में ये चीज नहीं होती, बल्कि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप हमें मिलेगा, है ना। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप इज फाउंड इन F2। वाइड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 6 फीट के और 5 फीट के क्रॉसिंग हुई, है ना, 6 फीट के और 5 फीट की अगर क्रॉसिंग हुई, तो इस क्रॉसिंग में हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो 6 फुट के भी हों, और कुछ हो सकता है 5 फुट के भी हों। लेकिन बेटा बहुत से ऐसे होंगे जो 5.5 फीट के भी होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो 5.8 के भी होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो सिर्फ 5.9 फीट के भी होंगे। तो आप देखिए एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, हमें कंट्रास्ट चीज नहीं मिल रही है कि या सिर्फ बच्चे 6 फीट के होंगे या सिर्फ 5 फीट के होंगे, ऐसा मामला नहीं होता, बल्कि हमें एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलता है, अलग अलग रेंज के मिलते हैं। ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ डोमिनेंस हैज नो सिग्निफिकेंट एलिल्स, यानी चाहे कैपिटल टी हो, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इन दोनों ही केस में ये टॉल होगा, और दोनों ही केस में मान लो मैं कहूं 6 फीट का होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, हर जीन का अपना एक इफेक्ट होता है। यानी अगर क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिहाज से देखिए, तो अगर आप कहेंगे 6, अगर ये जो है अगर बेटा 6 फीट का है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो जाहिर सी बात है 12 फीट का तो नहीं दिखता है ह्यूमन। लेकिन मान लो मैं कह सकता हूं कि ये 7 फीट का होगा, क्योंकि क्या हुआ, इन दोनों जीन का अपना अपना असर होगा, दोनों जीन अपना असर करेगा, दोनों जीन अपना अपना कैरेक्टर देगा, और फिर वो जो फिनोटाइप दिखेगा वो दोनों कैरेक्टर्स को एडअप होके दिखेगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, दे शो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये बात मैंने पहली क्लास में बता दी थी। और यहां पर क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस वेरिएशन शो होगा। वो जीन जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है, वो जीन्स, उसे हम लोग मोनोजीन्स कहते हैं, है ना, जैसे ये सब, इन्हें हम लोग मोनोजीन्स कहते हैं। और वो जीन जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है, उसे हम लोग पॉलीजीन्स कहते हैं। और बेटा इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि कुछ समझ में आ गया होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। बोलो बेटा, चले आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, कार्नल कलर इन वीट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वैसे पॉलीजेनिक पूरा इनहेरिटेंस ही इंपॉर्टेंट है। कार्नल कलर इन वीट, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं ह्यूमन के जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। जैसे एक और इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ह्यूमन वेट। ये सारे ही कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग 2 कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
एक तो कैर्नल कलर क्योंकि वो 2 पेयर जीन होता है, और ह्यूमन स्किन कलर क्योंकि वो उसमें 3 पेयर जीन होता है। ये सारी बातें बेटा क्वेश्चन पूछी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैर्नल कलर इन वीट, वीट में जो ऊपर कलर होता है ना उसकी बात हो रही है। निल्सन एहले ने ये बात कही थी कि 2 पेयर ऑफ जीन जो होता है ये कैर्नल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वीट में, ठीक है बेटा। कैर्नल कलर के लिए रिस्पॉन्स, जो कैर्नल कलर ऊपर जो कलर होता है वो उसके लिए ये 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये एकदम रेड होगा, एक्सट्रीम रेड। और इसी तरीके से स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी ये व्हाइट होगा, ये पेरेंट्स है। ये बेटा जब आपस में क्रॉस करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ये रेड शो करेगा, ये क्या करेगा, ये व्हाइट शो करेगा। तो अब क्या होगा, एक ने रेड बनाया, भाई आप ही सोचिए अगर आपके पास रेड कलर हो और व्हाइट कलर हो और दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्या उसका रिजल्ट रेड आएगा या उसका रिजल्ट व्हाइट आएगा? नहीं, ना रेड आएगा ना व्हाइट आएगा, बल्कि दोनों के बीच की कोई चीज आएगी। वो क्या आएगा, इंटरमीडिएट रेड होगा, समथिंग लाइक पिंक होगा। बात समझ में आ गई? तो F1 में क्या होंगे बेटा, सारे के सारे कैसे होंगे, पिंक होंगे। लेकिन जब आप इनकी सल्फिंग करेंगे, यानी जब आप सल्फिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से हमें 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। अब 16 में बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि यहां पे वाइड स्पेक्ट्रम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ रेड मिलेंगे और कुछ व्हाइट मिलेंगे, नहीं, व्हाइट और रेड भी मिलेंगे, उसके अलावा भी बहुत से मिलेंगे। देखो एक्सट्रीम रेड एक कैसा होगा, 16 में से एक एक्सट्रीम रेड होगा। डार्क रेड 4 होंगे, 4 कैसे होंगे, डार्क रेड होंगे। इंटरमीडिएट रेड बेटा ये कंडीशन में 1/6 होगा। इसी तरीके से लाइट रेड में कितने लाइट रेड होंगे, 4 ऐसे होंगे जो लाइट रेड होंगे। और व्हाइट कैसे होंगे, 1/16 होंगे, है ना। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से कहूं कि कितने तो F1 F2 रेशियो क्या आ गया, 1:4:6:4:1। डोमिनेंट जीन किस हिसाब से होंगे, डोमिनेंट जीन बेटा यहां पर चारों डोमिनेट कर रहे हैं, है ना। यहां पे 3 करेंगे, यहां पर 2 करेंगे, यहां पर 1 करेंगे और यहां पर 1 भी नहीं करेगा। देखो व्हाइट है ना, एक कैसा है बेटा, व्हाइट है। और व्हाइट मैंने अभी आप लोगों ने देखा कि जब ये कंडीशन है ना, ये तब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, व्हाइट है। तो बताओ इसमें कोई डोमिनेटिंग जीन है, 0। एक कैसा है, ये डोमिनेटिंग जीन है ना, ये एक, ये इसमें 4 डोमिनेटिंग जीन है, वो कैसा होगा, ऐसा होगा। ये चार ऑर्गेनिज्म कैसे बेटा, इसमें 3 डोमिनेटिंग है, यानी कुछ इस टाइप की कंडीशन होगी, ऐसी। बोलो समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इसमें ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये कंडीशन होगी। बात समझ में आ रहा है? बोले बेटा समझ में आई ये चीज? अच्छा आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन का कलर। ह्यूमन स्किन कलर, इसको डेवनपोर्ट ने सबसे पहले ये स्किन कलर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि 3 पेयर जीन हमें इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब वो 3 पेयर क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी। देखो ये है ना, तो जब किसी के पास कैपिटल ए कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, यानी 6 डोमिनेटिंग जीन पाए जाएंगे, 6 पेयर, 3 पेयर डोमिनेटिंग जीन होंगे। क्योंकि ये सारे डोमिनेट कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, बहुत ही, स्किन का कलर कैसा होगा, बहुत डार्क होगा, निग्रो होगा, जो एकदम अफ्रीकन में भी, वो जो केनिया और इथोपिया में जिस तरह का में ब्लैक दिखता है ना, वो बेटा कैसा होगा, वो ये होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जाहिर सी बात है, जितने डोमिनेटिंग जीन्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, वो उतने ज्यादा मुलाटो पिगमेंट बनाएंगे, है ना। जितना ज्यादा डोमिनेटिंग, अब आप खुद सोचिए, जितने ज्यादा डोमिनेटिंग जीन होंगे उतने ज्यादा मुलाटो पिगमेंट बनेगा और उतनी ज्यादा क्या होगी, स्किन कलर, स्किन डार्क होगी, ठीक है।
उसका क्रॉस आपने किससे किया? वेरी लाइट, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल से स्मॉल से, जैसे ऑस्ट्रेलिया के तरफ के लोग होते हैं वो आप कह सकते हैं ये कंडीशन। अब आप जब बेटा इनको क्रॉस कराएंगे ना तो आपको क्या मिला? F1 में इंटरमीडिएट कलर मिला, जिसे हम लोग मिलाटो कहते हैं, जिससे हम लोग आते हैं ना, हम लोग ना बहुत डार्क ब्लैक में आते हैं और ना बहुत ज्यादा व्हाइट में आते हैं। हम यानी इंडियन, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो हैं उसमें आप पाएंगे कि ना बहुत ज्यादा डार्क होते हैं और ना बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन होती है, इंटरमीडिएट कलर, जिसे हम लोग हमारी आम जबान में गेहुआ कलर कहते हैं, वो यही होता है। ठीक है, अब आप जब इसकी सल्फिंग करेंगे, यानी F1 जो क्रॉस आया आपका, अब बेटा जब आप इसकी सल्फिंग करेंगे, ये देखिए आपने सल्फिंग किया इसके, है ना, सल्फिंग किया। अच्छा, यहां पर आपने कितने जीन लिए हैं? कितने जीन लिए हैं? 3 जीन लिए हैं। तो 3 जीन लिया है तो कितनी तरह का फिनोटाइप मिलेगा? 2 × 3 + 1 यानी 7 तरह के हमें फिनोटाइप मिलेंगे। बोलो बेटा, 7 तरह का हमें फिनोटाइप मिलेगा। और मैंने कह भी दिया है कि हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब बेटा इसमें कौन कौन सा हमें सल्फिंग करने में क्या क्या मिला? अच्छा, क्योंकि हमने बेटा यहां पे कितने जीन लिए हैं बताओ? हमने कितना लिया यहां पे? 3 पेयर जीन लिया है ना, 3 पेयर जीन लिया है। तो हमें कितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बताओ? कितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बेटा? हमें 64 मिलेंगे, क्योंकि जब हम लोग 2 लेते थे तो हमें 16 मिलते थे, है ना, 16 मिलते थे, और जब 3 लेंगे तो 64 मिलेगा। अब देखो हमें यहां से यहां मैंने दिखाया है, मान लो ये एक्सट्रीम है एक और ये एक एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम क्या है कि एकदम फुल ब्लैक है। कितने लोग? 64 में से 1 लोग ऐसे होंगे जो फुल ब्लैक होंगे, यानी उनकी ये कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, यानी 6 के 6 जीन कैसे होंगे? डोमिनेट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक कैसा होगा? प्योर व्हाइट होगा, उसकी ये कंडीशन होगी। ठीक है भाई, और उसमें 64 में से 64 में से बेटा 20 लोग ऐसे होंगे जो मुलाटो होंगे, यानी इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। यानी वो किस तरह की कंडीशन में होंगे? वो ऐसी कंडीशन में होंगे, वो ऐसी कंडीशन में होंगे। यानी आप यहां पर देखिए तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे आप देखिए यहां पर क्या है, ये पूरे सारे जीन डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे या जो दूसरी कंडीशन है उसमें आपको 6 ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। कैसे? डार्क ब्राउन है, यानी इनके सारे जीन डोमिनेट नहीं कर रहे हैं बल्कि 5 जीन डोमिनेट कर रहे हैं। मान लो ये कंडीशन ऐसी होगी, सी ऐसी कंडीशन होगी यहां ये। उसके अलावा फिर 15 लोग ऐसे हैं जो फेयर डार्क हैं, यानी उनमें 4 ही जीन डोमिनेट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम मिलेगा स्किन कलर में, और ये जो स्किन कलर हमें वाइड स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इट इज ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ जीन, इट इज ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ नंबर ऑफ जीन। जितना नंबर ऑफ जीन डोमिनेट करेगा उतनी तरह के हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे। ज्यादा जीन डोमिनेट करेगा तो स्किन ज्यादा डार्क होगी, और ज्यादा जीन डोमिनेट नहीं करेगा तो स्किन रेसेसिव होगी। जैसे अब इसमें फिनोटाइपिक रेशियो हमें क्या मिल गया? 1:6:15:20:20:15:6:1। और डोमिनेंट जीन कितने होंगे बेटा? डोमिनेंट जीन देखो, इसके पास 6 जीन डोमिनेट करेगा, इसके पास 5, इनके पास 4, इनके पास 3, इनके पास 2, इनके पास 1 और इनके पास 1 भी नहीं, है ना, इनके पास 1 भी नहीं। ये कैसी कंडीशन में है? ये कंडीशन में है ना। और ये कैसी कंडीशन में है बेटा? ये ऐसी कंडीशन में है। ये कैसी कंडीशन में है? समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये जो होता है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। इफ ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन, ठीक है, देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फिनोटाइप, then find out percentage of
परसेंटेज ऑफ पैरेंटल फिनोटाइप, है ना, पैरेंटल फिनोटाइप इन F2, यानी जो F2 में आपको जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ना, 64 ऑर्गेनिज्म मिले हैं, उन 64 में से कितने ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो कर रहे हैं? बोलो, अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो कैसे करोगे? 1 बाई, तुम्हें पता है कि देखो 1/64 ये कैसा है? ये डार्क है, और दूसरा 1/64 कैसा है? ये बेटा ये कैसा है? ये वाइट है। तो उससे आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिए। समझ में आ गया? कर लेंगे आप लोग? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहे हैं F2 में, और स्किन के पिगमेंटेशन से अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर हम इसका ग्राफ बने तो बेटा ग्राफ जो होगा ना वो बेल शेप कर्व आएगा। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए क्या है, स्किन पिगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म हमें प्योर व्हाइट मिला, लेकिन जैसे हम जाएंगे तो 6 कैसे मिलेंगे? 6 जो इससे थोड़ा कम व्हाइट होगा, थोड़ा डार्क होगा, फिर 15, फिर 20 कैसे होंगे? इंटरमीडिएट कंडीशन में होंगे, फिर इस तरीके से, और ये फुल ब्लैक होगा। ठीक है, यानी यहां पर कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन होगी, और यहां पर कंडीशन क्या होगी? यहां पर कंडीशन ये होगी बेटा। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? बेल कर्व शेप ग्राफ यहां पर बनता है, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब भी हम स्किन के कलर का डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया बेटा, आज हमारा कंप्लीट हो गया जीन इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड वेरिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।